गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ गए सभी? आ गए, गुड। तो अब सवाल पूछिए। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, पाठ बड़ा है। आप सवाल अभी और पूछना चाहते हो तो पूछिए। चंपा देवी, सरोसा भरोसा, हुसैनाबाद, लखनऊ, सवाल पूछिए। सर बोलो। सर 8.2 का 26 नंबर बता दीजिए। 8.2 26। देखो, सरल है सवाल, पूछा जा सकता है, रूटीन प्रॉब्लम मानी जाएगी। 8.2 का 26वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81, 3 और 81 के मध्य रखा जाए। ठीक है, दो संख्याएं, सपोज दो संख्याएं हमने मानी P और Q। इनको रखने पर क्या हो, ये गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण कर ले। ये लिखा है, प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। जो अनुक्रम आया, ठीक है, वो जीपी बन गया, ये दिखाना है। तो पी और क्यू का मान चाहिए। रूटीन प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर पहली बार देखने को मिलती है तो गलत हो जाता है। देखिए, और इस पर एक चर्चा और भी ला सकते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। मान लो ये 5 हमने लिखे, एपी में लिखे। जब ये एपी में हमने लिखे तो 4, 6 और 8 ये अरिथमेटिक मीन्स हैं। दीज आर 3 अरिथमेटिक मीन्स एम्स। ठीक है, बिटवीन 2 and 10। अब अगर हम जीपी लिखते, उसे देखो, 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो 2 और 32 के बीच ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो इससे अर्थ निकलता है कि बीच में जो संख्याएं आती हैं, अगर सीरीज अनुक्रम बननी है तो सभी ज्योमेट्रिक मीन्स या एपी है तो अरिथमेटिक मीन्स कहलाती हैं। ठीक है, तो फिर अब माना कि इसका कॉमन रेशियो जीपी का आर है। ठीक है, ठीक, जीपी का कॉमन रेशियो आर माना, तो 3 के बाद अगला टर्म क्या आएगा, 3r आएगा। अगला टर्म क्या आएगा, 3r² आएगा। और जब 81 आ रहा है तो उसे क्या लिखेंगे, ठीक है, r और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3r³। तो जो चौथा टर्म है ये तो a बनाएगा। चौथा टर्म क्या है, 81, वो क्या बना, 3r³ बराबर 81, r³ बराबर 27, r बराबर 3। ठीक है, तो अब आर कॉमन रेशियो हम ले आए। तो जब कॉमन रेशियो ले आए तो अपने आप जीपी बन गई 3 × 3 9, × 3 27, × 3 81। तो दो संख्याएं हमारी लिख गई और ये उत्तर बना रही हैं। आंसर हो गया, दो संख्याएं 9 और 27 हैं जो 3 और 81 के मध्य आकर एक गुणोत्तर श्रेणी बना देंगी। ठीक है, उत्तर आ गया, लिख लीजिए और अगला सवाल पूछिए। हो गया सर। हो गया था, ठीक है। अब और सवाल पूछो। 27। 27, ठीक है। 27वां सवाल 8.2 देखिए। n का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिया हुआ व्यंजक a तथा b के बीच गुणोत्तर मान है। तो फिर से याद दिला दें, a, b और c ये अगर जीपी में है तो आप यही लिखते हैं ना कि b/a, और फिर रिजल्ट आता है, और वो आप जानते हैं
बी स्क्वेर इज इक्वल टू ए सी लिखते हैं, या आप कई बार b इज इक्वल टू रूट ए सी से शुरू करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं a और b के मध्य, a और b के मध्य ये गुणोत्तर माध्य बन रहा है a टू द पावर n प्लस 1, उसके बाद प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है, तो n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए जबकि ये क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक मीन बन जाए, जीएम बन जाए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन b है, ये आपको याद है कि b ज्योमेट्रिक मीन है, उसका एक्सट्रीम्स छोर की संख्याओं से संबंध क्या बनता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर छोर की संख्याओं का गुणनफल हुआ करता है। तो लिखते हैं कि अगर इसे ज्योमेट्रिक मीन बनना है, अगर इसे ज्योमेट्रिक मीन बनना है तो इसका स्क्वायर क्या लेगा, ए बी लेगा। तो लिखते हैं a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर, नियम कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन का वर्ग, ठीक है, जो संख्याएं ली गई हैं उनका गुणनफल, तो उनका गुणनफल संख्याएं क्या है, a और b। ठीक है, तो एक तरफ क्या आई, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, इसका स्क्वायर बन रहा है, और नीचे वाले का स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, नीचे वाले का भी तो स्क्वायर है, तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n दी होल स्क्वायर। जल्दी में लोग यही सोचते हैं कि एपी में n इज इक्वल टू 0 आया था, वैसा ही आएगा, लेकिन फिर यही दृष्टि है कि एपी थी वो, इसलिए 0 आया था, क्या पता जीपी में n का मान कुछ और आए, इसलिए सावधान रहें। आइए स्क्वायर करिए, a टू द पावर 2n प्लस 2 स्क्वायर किया, फिर b टू द पावर 2n प्लस 2, फिर से 2 ab का टर्म a टू द पावर n प्लस 1 और b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ab मल्टीप्लाई होना है। चलें एक बार पहले लिख लें, स्क्वायर कर दें, a टू द पावर 2n प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2ab ट्वाइस a टू द पावर n b टू द पावर n। अभी ab मल्टीप्लाई भी करना है तो वो भी लिखें, a 2n प्लस 2 प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2 देन प्लस ये आ गया ट्वाइस a टू द पावर n प्लस 1 इनटू b टू द पावर n प्लस 1। तो एपी वाले सवाल से ये कुछ अलग हटकर चला है। ठीक है, उसमें अलजेब्रा दूसरी थी, क्योंकि उसमें क्या था, a प्लस बी बाई 2 को ये लिखना था, इस तरह का सवाल था, इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई करिए, तो जब a और ये a की पावर 2n मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी आया। फिर से इसमें क्या हुआ, b की पावर आ गई 2n प्लस 1, ठीक है, और b की पावर 2n प्लस 1 और a रह गया, प्लस ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ, 2 a की पावर भी n प्लस 1 हो गई क्योंकि a मल्टीप्लाई हुआ है, और b की पावर भी n प्लस 1 हो गई क्योंकि b मल्टीप्लाई हुआ है n प्लस 1। अब देख लीजिए, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, तुरंत दिख रहा है ट्वाइस a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 ट्वाइस a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देख लें कि किस तरह के टर्म्स किधर ले चलें, ये देखना है। चलो a इधर ही रख लेते हैं, b उधर रख लेते हैं, ऐसा बस सोच लेते हैं। तो a टू द पावर 2n प्लस 2, a टू द पावर 2n प्लस 1 इनटू b, ये वाला। दूसरा उधर ले चलते हैं, क्या था, a इंटू
बी टू द पावर 2n+1 पहले से है, इधर वाला उधर जाएगा, तो कितना हुआ, b माइनस ले लिया, b टू द पावर 2n+2। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ये 2n+2 है और ये 2n+1 है, तो छोटी पावर कॉमन मिल जाती है, a की पावर 2n+1 है। ठीक है, यहां से क्या बचा, a बचा, और यहां से क्या बचा, माइनस का b बचा। राइट हैंड साइड पे आइए, राइट हैंड साइड पे फिर से छोटी पावर कॉमन मिलेगी, और वो है b टू द पावर 2n+1। कॉमन क्या बचा, ये जो बचा a है, और इसमें अभी एक पावर बाकी है, तो माइनस का b हो गया। दोनों a माइनस b लिए हैं साथ एसोसिएशन में, कट गए, तो क्या बचा, a टू द पावर 2n+1 इज इक्वल टू b टू द पावर 2n+1। a टू द पावर 2n+1 इज इक्वल टू b टू द पावर 2n+1। अब अगर अपॉन कर लें तो आसान दिखेगा, 2n+1 अपॉन b टू द पावर 2n+1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको आसानी से आप लिख सकते हैं a बाई बी रेज टू द पावर 2n+1 इज इक्वल टू 1। 1 तभी मिलता है जब किसी कांस्टेंट की पावर 0 लेते हैं, जब किसी कांस्टेंट की पावर 0 लेते हैं तब 1 मिलता है। तो पता चला a बाई बी एक कांस्टेंट डेवलप होगा, और वो पावर ये लिए है, ये पावर 0 होनी चाहिए तभी 1 बनेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2n+1 इज इक्वल टू 0, माने n इज इक्वल टू माइनस कितना, हाफ। उत्तर चेक करिए भाई, n इज इक्वल टू माइनस हाफ आया है, उत्तर चेक करिए, समझते हुए लिख जाइए। उसको धोखा हो जाता है ना, रूटीन प्रॉब्लम में पूछी जा सकती है, क्योंकि वो एपी में भी सवाल लिखा हुआ है और जीपी में भी लिखा हुआ है, वहां एन का मान 0 आता है, यहाँ एन का मान माइनस हाफ आता है। और पूछिए सवाल। सर 30वां क्वेश्चन बता दीजिए। 30वां क्वेश्चन किस विद्यालय ने पूछा, हाथ उठाइए। चंपा देवी। चंपा देवी, चलिए, चंपा देवी किसने पूछा, रागिनी ने पूछा, सर रागिनी। रागिनी ने पूछा। यस ठीक सर। है, आइए 30वां सवाल मैं बता रहा हूं। तो 30वां सवाल 8.2 का फिर देखिए, कि चंपा देवी विद्यालय से रागिनी ने पूछा है। ठीक है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात 2 गुनी हो जाती है। पहले घंटे में अगर x थी, तो अगले घंटे में जब 1 घंटा और हो जा रहा है तो 2x हो जाएगी, और फिर आगे 2x था, फिर अगले घंटे में जब आएगी तो पहले वाले का 2 गुना होगी, तो 4x होगी। अगला जब आएगा तीसरा चौथा, तो 4x के बाद इंटू 2 8x होगी। इस तरह से सवाल बढ़ेगा आगे। तो आज क्या किया, यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, और R चूंकि 2 गुना कर रहे हैं ना, तो R तो 2 हो गया, क्यों, ठीक है, बैक्टीरिया कैसे बढ़ रहे हैं, 2 गुने होकर बढ़ रहे हैं, प्रति घंटे बैक्टीरिया 2 गुना हो रहे हैं। लिखा है किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात 2 गुनी हो जाती है। कारण यहां लिख लीजिए एज, ठीक है, क्या जो कंसिडर किया गया बैक्टीरिया कल्चर में वो 2 गुनी हो जाती है, एज इन या आफ्टर each hour, as after each hour bacteria gets डबल हो जा रही है। तो आगे बढ़े, तो R क्या हुआ, 2 ना, देखो 2 हो, अब अगर R2 ले लें तो 4 हुआ, R2 लिया है 8 हुआ, 8 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद 32 हुआ। तो जब पहले पद का अगला पद 2 गुना हो जाता है तो ये स्थिति बनती है। ठीक है, इसे 2 गुना होना कहेंगे। तो 30 के बाद कितना आया,
60 आया, और R आपको मालूम ही है, ठीक है, 2 गुना होनी थी ना, 60 के बाद 120 पर आप पहुंचेंगे, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। अब क्या पूछा है उसे लिख दें। देखिए, तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें, दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है, चौथे टर्म पर 240 हो गई ओरली, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार हम पहले निकाल सकते हैं क्या, nth टर्म। तो nth टर्म जब निकालेंगे तो वो क्या होता है, ARn-1, ठीक है। अच्छा, ARn-1, ए क्या है, 30 है, आर क्या है, 2 है, n-1, ये बना nth टर्म। अब इन्होंने कहा कि चौथे में क्या होगी और दूसरे में क्या होगी पहले, और nवें घंटों पर क्या होगी। तो 2 रख दिया हमने, वो पहले ओरल लिख चुके हैं, 30, ठीक है, 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया, 30 इंटू 2 की पावर कितनी, 2 माइनस 1, तो माने 2 की पावर 1 कितना हो गया, 60। उसके बाद चौथा पूछा है जो डायरेक्ट लिख गया था कि आर ऑब्वियस है, तो कितना, 3, और फिर 2 की पावर 4 माइनस 1, 3, तो 30 गुणा 8, और वो 240 आ गया। अब nth टर्म पूछा था, तो nth टर्म भी लिख दें। तो nth टर्म में a क्या है, 30 है, r क्या है, 2 है, और nth टर्म ये n-1, ये आंसर्स आ गए। दूसरे में 60, चौथे में 240, और nth टर्म का एक्सप्रेशन लिखना था, वो लिख गया, उत्तर पूरा हो गया। समझते हुए लिखिए। लिख लिया तो अगला सवाल पूछिए। देखिए कौन सा पूछ रहे हैं, नया पाठ शुरू करें, है? अच्छा, तो नया पाठ शुरू कर रहे हैं। चलिए नया पाठ शुरू कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नया पाठ आ रहा है और उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो पहले इसके कई नाम दिए गए, जो सही नाम बना था वो प्रचलित नहीं है। कभी लिखा गया सम्मिश्र राशियां, सम्मिश्र, मतलब मिक्स्ड राशियां, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, ये था। कभी कहा अधिकल्पित राशियां, इमेजिनरी नंबर की बात आई थी, इसलिए अधिकल्पित। तो सबसे अच्छा जो बनाया था रूपांतरण हिंदी का, वो अधिकल्पित में था, ठीक है, और वो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो गया। तो ये शब्द सबसे बेहतर था, लेकिन बोलने में कठिन रहा होगा। तो अधिकल्पित राशियां, या क्या बोलते हैं हिंदी वाले टीचर्स, मुझे सही ज्ञात नहीं है, ठीक है, मैं अपनी विचारधारा से काम कर रहा हूं। सम्मिश्र राशियां मिक्स्ड है, क्यों, अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों ही सेंस होंगे, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी बोला गया था, कल्पना से जोड़ दिया गया यहां पर, इसलिए इमेजिनरी कहा गया, ठीक है। लेकिन हिंदी वालों ने जो बनाया वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जैसे कि शरीर और मन, ठीक है। तो मन की बात जब आ रही है तो आज के विज्ञान के लिए भी वो रहस्य बना हुआ है, और वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, अधिकल्पित है, ठीक है। मन कल्पित नहीं है, मन वास्तव में अधिकल्पित है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप उसकी कल्पना नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो रियल एंड इमेजिनरी दोनों बातें थी, इसलिए सम्मिश्र राशियां कहा गया। आइए तो वापस चल दें और आगे बात करें। आपने 9th क्लास के बचपन में देखा कि आप आसानी से इसे लिख रहे हैं, x² - 1 = 0,
क्या x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आप लिखते हैं और आप कह दे रहे हैं क्या x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये लिख दिया आपने। अगर आपसे कहा जाता कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 फैक्टराइज करिए, तब आप क्या करते? आप कहते, जरूर कहते कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1 पर आकर रुक गया। अब उसी समय आप चिंतित होते, क्या वास्तविक संख्याओं में किसी का वर्ग लिया जाएगा तो क्या नेगेटिव आएगा? ये क्या ट्रिवियल, ठीक है, ये तो एकदम ट्रिवियल हो गया, बेतुका हो गया कि वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर्स में, इफ एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, अगर ये आया कोई रियल नंबर बनता है, ठीक है, इफ एक्स इज एनी रियल नंबर, तो उसका स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर बनाएगा। दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। या माइनस ए इंटू माइनस ए भी बनाएगा अगर, तो वो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव आ गया। अब वास्तव में महानतम गणितज्ञों में से ऑयलर हैं, स्विस मैथमेटिशियन, ठीक है, उनकी अपनी भाषा की स्पेलिंग ये है, ऑयलर, उच्चारण ये है। दुनिया में फैला अंग्रेजी नाम से यूलर, भारतीय बहुत आसानी से यूलर ही बुलाते हैं नाम को, जो पूरी तरह से उच्चारण गलत है। ऑयलर ये नाम है, ठीक है, लेकिन छपाई में ये नाम चल रहा है, अंग्रेजी वर्तनी में लिखा गया है। तो ऑयलर की देन है ये कि अब इसे कैसे आगे बढ़ाएं, वो लिया गया है, ठीक है। तो उसे दिखा देते हैं आसानी से। आइए, एक्स क्यूब बराबर 1 आप ले रहे हैं, आप लेते हैं इसे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9वां 10वां और अब तक का 11वां, 9वां 10वां और अब तक का 11वां एक ही उत्तर दे रहा है। क्या अगर यहां से लिख देते तो साफ कहते x इज इक्वल टू 1 ही बनेगा, एक ही वैल्यू। लेकिन अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को लेकर 11th में चर्चा हुई है, होगी, तो हम पाएंगे कि ये 3rd डिग्री की इक्वेशन है, 3 मूल बनने चाहिए, 3 रूट्स होने चाहिए, तब हम देख पाएंगे कि अगर 9वीं कक्षा से हम इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम पाते हैं ये इक्वल टू 0। इससे तो एक वास्तविक मूल आ गया, x इज इक्वल टू 1। इसके मूल क्या होंगे तो हम जानेंगे कि d क्या है, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? आएगा b स्क्वेयर माइनस 4ac। b कितना है? 1 माइनस 4, a कितना है? 1 इंटू c कितना है? 1, 1 माइनस 4 लेस देन 0, ठीक। तो ये तो 0 से कम हो गया। 10th में आप लिखते आए हैं क्या? देयरफॉर नो रियल रूट्स, आप कहते हैं नो रियल रूट्स। अब ये 3 घात की थी तो एक ही रूट वास्तविक है, अब इसके रूट बने तो यहीं से यात्रा शुरू हुई है ना। तो नो रियल रूट्स आ गया। अब जब नो रियल रूट्स आ गया तो इसके 2 रूट गए कहां, और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस गलत हो जाएगी क्या कि 3 डिग्री की इक्वेशन थी तो 3 रूट होने चाहिए, एक वास्तविक। तो मन में ये बात भी तो उठ सकती है क्या कि 2 हो सकता है अवास्तविक हो जाएं, रियल ना रहें। तो नो रियल रूट्स आया और रूट बनेंगे श्रीधराचार्य रूल से माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तब क्या लिखेंगे इस वाले के लिए? x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस और d का मान माइनस 3। अब माइनस 3 अपॉन 2a, 2 इंटू a दैट इज 1, ठीक है। वो 2 इंटू a क्या है? 1 है, ये आ गया, ठीक है। अब ये
यहां पर हम फिर समस्या में आए -3, तो आप बचपन से इसे ऐसे लिखते आए हैं कि ये √1 इंटू √3 समझा जा सकता है। अब लेकिन ये क्या है, ये तो फिर से ट्रिवियल है। अगर हम माने इसे कि ये p है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि -1 इज इक्वल टू p स्क्वेयर है। और फिर क्या हुआ, अगर p ये रियल नंबर है, इफ इट बिलोंग्स टू r, तो फिर रियल नंबर का स्क्वायर फिर से -1 आ गया, गड़बड़ हो गई। तो यही एक चमत्कारिक अधिकल्पित राशि है। चमत्कारिक अधिकल्पित राशि ठीक मन की तरह से संख्याओं में भी वही आया जो सृष्टि में है, शरीर और आत्मा। रियल नंबर शरीर और आत्मा अधिकल्पित, संख्याएं भी उसी तरह से बना लाए। पूरी तरह से आयलर की ये खोज आध्यात्मिक खोज है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इलेक्ट्रिकल साइंस इस्तेमाल करती है। देखिए, तब की खोज, तब की विचारधारा, इलेक्ट्रिकल साइंस बिना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी को कहा गया, नया नाम दिया गया आई, इमेजिनरी नंबर आई से। ठीक है, इसका नया नाम आयलर का दिया हुआ है आई। ठीक है, क्लियर? तो बस आज यही खत्म। और आप जान गए कि आई बराबर √1, तो माने आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो एक अधिकल्पित राशि हमने निकाल ली जिसका की वर्ग नेगेटिव होता है। और यहां से आयलर ने इतनी बड़ी कहानी लिख दी कि आज संसार उसी से चमक रहा है। ठीक है, रुकते हैं। Thank you, sir.